आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट पे नजर डालते हैं। 8516 का लेवल देखने को मिला है। निफ्टी में करीब करीब 41 अंकों की बढ़त है और डे हाई के बेहद नजदीकी बाजार में भी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए बातचीत करेंगे हम डिफेंस स्पेस को लेकर भी। दो जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ संदीप भी होंगे। इस पूरे स्पेस के अपडेट्स लेंगे उनसे भी हम, लेकिन उससे पहले एक मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं पीएनबी हाउसिंग के और उस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर संजय गुप्ता एमडी हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, सबसे पहले तो अदर इनकम एक बड़ा हेड रहा इस क्वार्टर के अंदर और एक अच्छा उछाल भी उसके अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कंसीडरिंग अदर इनकम नंबर्स किस तरह से देखने को मिले? इसमें दो बेसिकली चीज़ें हैं जो फीस है। एक तो जब हमने सिक्योरिटाइजेशन करा 3,300 करोड़ के करीब का, तो जो हमारी प्रोसेसिंग फीस अनरिकग्नाइज थी वो रिकग्नाइज हुई। प्लस क्या हुआ कि जो ये 3,300 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन है, इस पे हमको सर्विसिंग फीस 2.17% के करीब की मिलती है, तो इसलिए वो भी इसमें आई है। इसलिए आप इतना मतलब ये जो है ग्रोथ रेट, ये एनआईआई ग्रोथ रेट से हायर है। जी सर, एक बड़ा जो मूव इस क्वार्टर के अंदर आया वो था डीमोनेटाइजेशन। किस तरह का इम्पैक्ट बिजनेस पे आता हुआ दिखाई पड़ा उसका? हाँ, इसमें दो इम्पैक्ट्स मिले। एक तो मंथ ऑफ नवंबर में जो बाउंस रेट था या जो डेलिंक्वेंसी रेट था वो बढ़ा, मगर वो दिसंबर में ठीक हो गया। इसीलिए एनपीए, अगर आप ग्रॉस एनपीए रेट्स देखेंगी तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है दिसंबर 2015 से। अगर आप उसे कंपेयर करें, केवल 2 बेसिस पॉइंट्स का पड़ा है। तो एक तो वो था। एक हाँ, जो हमारी इंक्रीमेंटल बिजनेस थी वो Q2 से इम्पैक्ट हुई और 13-14% का हमारे को डिसबर्समेंट्स में मतलब कमी हुई इन कंपैरिजन टू Q2। मगर जनवरी से हम लोग ये देख रहे हैं कि 10-12% हम दिसंबर से डे ऑन डे या वीक ऑन वीक बेटर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से Q4 में जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, बोथ बिजनेस, नए बिजनेस पे और बाउंस रेट और डेलिंक्वेंसी लेवल्स पे। जी सर, एसेट क्वालिटी फ्रंट पर मोर लेस स्टेबल आउटलुक देखने को मिला Q3 के अंदर। क्या ये आगे भी रहेगा या फिर आगे चल के कंस्ट्रक्शन या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो है कंपनी का, उसमें कुछ प्रेशर आ सकता है? अच्छा देखिए, ऐसा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो केवल 11% है टोटल पोर्टफोलियो में। वो इसलिए है क्योंकि हम लोग बड़े होशियारी से डेवलपर चुनते हैं और उसका प्रोजेक्ट चुनते हैं। हम लोग लग्जरी सेगमेंट में बिल्कुल नहीं कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते, हम लोग मास हाउसिंग सेगमेंट में करते हैं। एंड 31 दिसंबर 2016 तक इसमें 0 एनपीए है और मैं ये सोचता हूँ कि इवन जनवरी में वही पोजीशन रहेगी। तो ऐसा कोई नहीं है कि इस पोर्टफोलियो में कोई मतलब घाटा आएगा या कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट आएगा 31 मार्च तक, तो मैं नहीं समझता हूँ जी सर, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को लेकर स्टेटस कैसा रहा इस क्वार्टर में? इस वाले क्वार्टर में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो एक्चुअली हिस्टोरिकल है, क्योंकि हमने कोई नई बोरोइंग नहीं करी थी। 3,300 करोड़ हमें सिक्योरिटाइजेशन से मिल गया था और करीबन 2,800 करोड़ हमारा कैपिटल इन्फ्यूजन आ गया था। तो इसलिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बेसिकली थोड़ी सी कम हुई है Q2 से। बट अब हम लोग नई बोरोइंग करेंगे, एक आध दिन से चालू करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास कुछ 6,000 करोड़ रुपए के करीब था, ये अब खर्चा हो गया है, यूज़ हो गया है। एंड नए रेट्स जो हैं वो अब हमारे बोरोइंग कॉस्ट में दर्शाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर्स पे ससा आउटलुक पे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। चलिए, तो पीएनबी हाउसिंग के मैनेजमेंट को आप अभी सुन रहे थे नंबर्स को लेकर, लेकिन एक और अहम खबर आई है, वो है एयरसेल मैक्सिस से रिलेटेड। संतोष के पास पूरा डिटेल भी है। संतोष, क्या खबर है? देखिए, एयरसेल मैक्सिस का जो केस था, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपनी तरफ से एक हलफनामा पेश किया है और हलफनामे में एसबीआई ने जो बात कही है उसमें ये कहा है कि जो लोन लिया था एयरसेल ने स्पेक्ट्रम के नाम पे, वो 15,000 करोड़ रुपए जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अब बढ़कर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 20,000 करोड़ के आसपास हो गया है। ये पैसा
इनके खतरे में पड़ सकता है अगर स्पेक्ट्रम सीज होता है। एसबीआई ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है, क्योंकि अप्रैल में एयरसेल ने भारतीय एयरटेल के साथ एक करार किया था जिसमें 4023 करोड़ रुपए एयरसेल को मिला था, ये पैसे भी स्पेक्ट्रम सीज होने की स्थिति में देने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैंकों की स्थिति को साफ किया है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल ये मामला इसलिए भी उठा था क्योंकि एयरसेल मैक्सिस केस में जो मैक्सिस ग्रुप के प्रमोटर और उसके सीईओ टी आनंद कृष्णन और रॉल्फ को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जो केस यहाँ चल रहा है उसमें इन लोगों की कोई भागीदारी नहीं हो रही थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था कि या तो 15 दिन के अंदर टी आनंद कृष्णन और रॉल्फ कोर्ट में पेश हों या तो फिर इनके स्पेक्ट्रम को सीज कर लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब अगर सीज कर लिया जाता है, क्योंकि अब तक आनंद कृष्णन हिंदुस्तान नहीं आए हैं, यहाँ के कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सीज करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर सीज होता है तो बैंकों के लगभग 20,000 जी संतोष, लेकिन किन किन बैंक से कितना एक्सपोजर, अगर इस पर भी आप कुछ डिटेल दे पाए तो? अलग अलग बैंकों के अलग अलग ये हैं, जिसमें एसबीआई का सबसे ज़्यादा इस पर लगभग 3,900 करोड़ रुपए के आसपास का है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का 2,100 करोड़ के आसपास है। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक का 2,900 करोड़ रुपए के आसपास का है। इस तरीके से कई बैंकों से इन्होंने लोन लिया था और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था सभी बैंकों का लगभग 10.45 के आसपास था। तो कुल मिलाकर इनकी देनदारी अभी जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। वहीं एयरसेल के पुराने प्रमोटर सी शिवशंकरन ने यह कहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड मर्चेंट बैंक था तो देनदारी की जो जिम्मेदारी है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बनती है, क्योंकि उसी के रिकमेंडेशंस पे ये सारे लोन दिए गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम खबर बताने के लिए और इस जिन बैंक से एक्सपोजर है वो भी बताने के लिए। तो बैंकिंग स्पेस में हो सकता है एसबीआई समेत बाकी बैंक्स के ऊपर अगर कुछ और प्रेशर बनता है, कुछ और ऐसी खबरें आती हैं तो शायद दबाव दिखाई पड़े।